देखेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन बता दिया गया है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को अब इस एक्सरसाइज में बच गया है क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी 4 क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग था, चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। दिए गए समीकरणों से ज्ञात करें कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं। तो अगर आपके पास किताब होगी तो आप किताब का हेल्प ले लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन के बगल में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आपका 1 का 5th क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू x - 3, 2x - 1 इंटू x - 3। आपको रीड करना अच्छा सा आता होगा, जहां ब्रैकेट होता है वहां इंटू बोलते हैं। इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1, x + 5 इंटू x - 1। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपको इसको देखकर नहीं सॉल्व करके बताना होगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है? जब उसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और उसका फॉर्म ax² + bx + c = 0 फॉर्म में आ जाएगा। ये अपना हिंदी भाषा में कहें तो कोई भी समीकरण को हल करने के बाद अगर अधिकतम घात 2 दिखेगा, ना 3 दिखे ना 1 दिखे, तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो आएगा 2x², 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 2 3 होता है 6, 6x साइन रहेगा माइनस का। फिर अब -1 की बारी है, ध्यान दीजिएगा -1 इंटू x होता है -x। क्यों? क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता और माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस होते हैं प्लस और 1 3 होता है 3। और इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो हम लोग फिर से रिपीट करेंगे उस मेथड को। x को जब x से इंटू करते हैं तो रिपीट x² आएगा। x को फिर -1 से करेंगे तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया x को जब -1 से करेंगे तो आपका -x आएगा। और 5 को करेंगे x से तो +5 है तो +5x आएगा। बट यहाँ पे प्लस माइनस होते हैं माइनस और 5 × 1 होगा आपका 5। तो पहला आपने ब्रैकेट तोड़ने काम कर लिया। जब आप पूरा ब्रैकेट तोड़ लें तो सेकंड स्टेप होता है उसको सिंप्लीफाई कर लें। जो सेम टर्म मिल रहा है उसको सोल्व करना चाहिए। तो इस साइड में देखिएगा लेफ्ट साइड में 2x² का कोई भी दूसरा टर्म नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में x² का कोई टर्म ही नहीं है तो उसको उतार दीजिए। x और x के 2 टर्म है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -1 है तो -6 और -1 होता है -7 और x का x उतारेंगे +3 यानी नंबर का कोई जोड़ा नहीं इधर, इसको भी उतार देंगे। सिमिलरली इधर करते हैं x² अकेला उसको उतार देंगे। x और x आपका देखिए 2 टर्म है, यहाँ पे -1 यहाँ +5 तो आपको पता होगा -1 + 5 होता है +4 तो +4x और -5। तो अब सॉल्व जब हो जाए तो आप लोगों का दूसरा काम होता है राइट साइड के सारे एलिमेंट को लेफ्ट साइड में ले आना। तो जितना भी दाएं तरफ है सबको बाएं तरफ ले आएंगे। तो शुरुआत का एलिमेंट उतार देना होगा आपको और आप लोगों को जितना भी एलिमेंट है सबका साइन चेंज कर लाना होगा। इसके पास है +x² इधर हो जाएगा -x² +4x -5 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। जब आप एक तरफ कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको दोबारा सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी x² का टर्म है, यहाँ भी x² का टर्म है, यहाँ 2x² है, यहाँ -1x² है। सॉल्व करने के बाद आएगा ओनली x² क्योंकि 2 - 1 होता है 1। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, -7 -4 दैट इज -11x एंड द लास्ट +3 + 5 होते हैं +8। जब आप पूरा सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद कोई टर्म ना बचे सॉल्व करने के लिए तो उसको आप हैंड्स का साइन देके इंडिकेट कर दीजिएगा और सिर्फ और सिर्फ 2 कारण दीजिएगा द्विघात समीकरण है या नहीं है का। सबसे पहले बताएंगे सिंस मैक्सिमम डिग्री इज 2, हिंदी में लिखते हैं अधिकतम घात यहाँ पे कितने हैं 2 है, अधिकतम घात। तो अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, घात मतलब पावर। तो सबसे ज्यादा घात यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? केवल 2। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो जहां अधिकतम घात 2 दिख जाए तो अतः वो क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो देखिएगा सिंस मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2 हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका पहले टर्म को कि आप लोग को सॉल्व करना होता है और देखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हम लोग रुक करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब चलेंगे हम लोग 1 के 6 पे। तो 1 का 6 क्वेश्चन समझिएगा। तो 1 का 6 क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर ही होगा, इसमें शायद आप लोग को फॉर्मूला देखने को मिले। तो 1 का 6 क्वेश्चन कहता है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब ऑफ x - 2। तो यहाँ पे देखिए आपको नया क्या मिला, सॉरी ये है x - 2 का होल स्क्वायर। तब तो ये आप मेरे ख्याल से बना लीजिएगा जल्दी क्योंकि ये आप लोग का पुराना क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अगर a + b a - b का होल क्यूब आता तो आपको फॉर्मूला मुझे समझाना पड़ता। तो आराम से बन जाएगा, बिना देर किए चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले हम लोग इधर के टर्म को देखेंगे तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें कुछ भी सॉल्व होने लायक नहीं, ना ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, ना x² का दूसरा टर्म है, ना x का दूसरा टर्म है, ना नंबर का दूसरा टर्म है। तो जो सॉल्व है उसको सिमिलर उतार दिए x² + 3x + 1। अब हम लोग उधर ध्यान देंगे तो उधर आपको पता होगा क्लास 8 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x - 2 का होल स्क्वायर आ रहा है आपका a - b का होल स्क्वायर में। तो a - b का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं? a²
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2ab, तो 2ab का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स इंटू टू, तो 2 इंटू एक्स इंटू टू कीजिएगा मन में तो आएगा -4x, माइनस फॉर्मूला का 4x। रिपीट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कैसे आया तो ए स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू टू करने से 2ab आया, और लास्ट में हमेशा प्लस ही होता है। बहुत बच्चों को लगता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में लास्ट में माइनस होता होगा, बिल्कुल नहीं, हमेशा प्लस होता है, और लास्ट में बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो आराम से ये सॉल्व हो गया। अब ध्यान देखिए एक स्टेप आपका कम हो गया कि इधर भी ऑलरेडी सॉल्व है, इधर भी ऑलरेडी सॉल्व है, इसका देखिए कोई जोड़ा नहीं मिल रहा, ना एक्स स्क्वायर का, ना एक्स का, ना नंबर का। अब जब ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ लाते हैं, तो ये लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को उतार देंगे और राइट साइड के टर्म को इधर लाएंगे। ये है प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो होगा -x स्क्वायर, ये -4x इधर आएगा तो +4x, एंड द लास्ट -4 इक्वल टू बाद कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 0। जब सब टर्म एक तरफ आते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा, आपको उसको सोल्व करना होगा दोबारा। तो सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, सॉरी ये स्क्वायर छूट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, देखिए ध्यान से, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब बचा पे एक्स का टर्म, तो एक्स का टर्म दिखे 4 दिखे 5 दिखे नहीं, सिर्फ 2 होने पे, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम घात 1 आया है, यानी हम लोग कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि यहाँ पे कब हाँ और कब ना बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो इसी टाइप से बच गए आपके 2 क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जैसा आपने फॉर्मूला सुना होगा, और नहीं सुना तो आप लोग रिपीट देख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी मतलब 3 लिखेंगे, a किसे कह रहे हैं हम लोग x को, तो a स्क्वायर और b मतलब सिर्फ 2, और लास्ट में होता है, सॉरी सेकंड लास्ट में होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू a सिंपल लेना है आपको, आपकी बार b में स्क्वायर डालना है। अगर आपको ये टर्म नहीं भी समझ में आया तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसी के जैसा आपको दोबारा मौका मिलेगा समझने का, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और लास्ट में होता है b क्यूब मतलब यहाँ पे क्या डालेंगे 2 का क्यूब। और जो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इक्वल टू के बाद जो है उसको भी आप चाहे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ये सोल्व आई थिंक सबको आता होगा, 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो आएगा आपका 2x क्यूब, माइनस का माइनस देंगे, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2x। तो दोनों तरफ हम लोग सोल्व कर लेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x का होल क्यूब, x क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर किसमें, सिर्फ एक्स में, तो स्क्वायर एक्स में सिर्फ सिंबल है आपका, नंबर ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 यानी 6x स्क्वायर। हाँ यहाँ तो केयरफुली सोल्व कीजिएगा, ये 3 है, ये 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, अब 12 के साथ आ जाएगा आपका x, तो 12x, एंड द लास्ट 2 क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। अब इक्वल टू के बाद क्या है आपका ये 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इधर का जो टर्म है लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा सॉल्व है, इसका किसी का पैर नहीं बन रहा, ना एक्स क्यूब का, ना एक्स स्क्वायर का, ना एक्स का, यहाँ पे कोई भी ऐसा पैर नहीं है, और इक्वल टू के बाद आपका जो है वो अलग। जब ऐसा हो जाए सोल्व ना हो आगे तो हर एक टर्म को एक तरफ करते हैं, तो ये एलएचएस के जो टर्म है उसको उतार लेते हैं पहले, सेम टू सेम प्लस 8। अब इधर जो इक्वल टू के बाद है सब इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x क्यूब, ये हो जाएगा आपका +2x, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचेगा तो 0, एकदम सेम पीछे से बन रहा है आपका हर क्वेश्चन। अब आपको लास्ट सॉल्व करना है, देखिए x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -2, तो +1 और -2 होते हैं -1, दैट इज -x क्यूब। स्क्वायर यहाँ भी है और स्क्वायर कहीं नहीं है तो उसको उतार दीजिए, 6x स्क्वायर। यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, दैट इज 14x, एंड द लास्ट नंबर आपका बच रहा +8। तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा इक्वेशन सोल्व करने के बाद कुछ ऐसा कंडीशन आया है जिसमें -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 है आपका। तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे आप लोग को, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको सिखाया कि जब सॉल्व करने पे आप तक कुछ आ जाए तो कैसे बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है नहीं है, तो फिर से आप अधिकतम घात निकालिएगा। देखिए बहुत लोगों को लगता हो कि अधिकतम घात में 2 तो दिख रहा है, द्विघात होगा, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। अधिकतम घात आपका यहाँ 3 चला गया, सबसे हाईएस्ट कितना है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 भी नहीं चलता है घात, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण तभी होगा जब घात क्या हो 2 हो, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक आखिरी सवाल पे ध्यान देंगे, 1 का 8। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 1 का 8 भी लगभग सिंगल होगा। अगर ये फॉर्मूला समझने में आपको समस्या हुआ होगा तो अगला फॉर्मूला फिर समझ लीजिएगा। चलिए तो 1 का 8 क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा था तो यहाँ पे माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो ये सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सॉरी माइनस x प्लस 1,
और इक्वल टू के बाद है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा सा पहले बताया या फिर सुना a प्लस बी का होल क्यूब, अब सुनिएगा आप लोग a माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला किस साइड लगना जरूरी है। तो इधर जो आपका लेफ्ट साइड में वहाँ पे सब सॉल्व है पहले से, क्यूब पहले से, स्क्वायर पहले से, एक्स पहले से, नंबर पहले से। कोई टर्म में फॉर्मूला नहीं लगाना, ना मल्टीप्लाई करना, ना कुछ और हो सकता है, सिर्फ इधर फॉर्मूला लगाना। तो ऊपर के टर्म्स को उतार देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू के बाद केयरफुली फॉर्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो जैसे आपने फॉर्मूला सुना, फर्स्ट फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म था a क्यूब मतलब x क्यूब। देखिए यहाँ पे जैसे अप्लाई किया वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद था माइनस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी का मतलब हुआ कि x में स्क्वायर देंगे, b में नहीं देंगे, मतलब 2 का 2 लिखेंगे। फिर प्लस होता है फॉर्मूला में। अब 3ab स्क्वायर मतलब x लिखना है, इस बार 2 में स्क्वायर डालना है और लास्ट में b क्यूब मीन्स ओनली 2 पे क्यूब। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर के टर्म को फिर उतारना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो तुरंत सिंप्लीफाई हो जाएगा बाबू। एक्स का क्यूब होता है आपका एक्स क्यूब और उसके बाद में टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 फिर से क्या हुआ 6x स्क्वायर प्लस का प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 3 12x एंड द लास्ट प्लस में क्या था आपका, सॉरी माइनस में क्या था 2 क्यूब, दैट इज माइनस में 2 का क्यूब 8। तो ये लंबा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो कंडीशन समझने के लिए आप लोग यहाँ पे बाउंड्रीज बना लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक्स क्यूब और जो टर्म्स है सबको एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलरेडी था, ये एक्स क्यूब को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस 6 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बन जाएगा माइनस 12x और माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8। इक्वल टू के बाद क्या बचेगा 0। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है सॉल्व करने में। तो सॉल्व करने में इसको इस बार आपको फायदा होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 ओनली 2x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 12 होता है आपका 12 और 1 13 तक 13x और माइनस का माइनस साइन देंगे। नंबर के मामले में सिर्फ और सिर्फ बच गया 1 और 8 जो कि होते हैं 9, कुल मिलाकर के 0। और इसका आंसर आप कमेंट में बताएं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसा आप रीजन लिखिएगा, सिंस मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि यहाँ पे चूंकि से कहते हैं चूंकि यहाँ पे अधिकतम घात 2 है या द्विघात समीकरण है। तो अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में चलेंगे जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इससे ज्यादा इजी होंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन को बनाना होता है, सॉल्व नहीं करना होता। तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसमें आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम यानी कि समस्या है संख्याओं पर और अलग अलग शब्दों पे। शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम जो होता है ज्यादातर बच्चों को परेशान करता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखना है, जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द समस्या वाला सवाल बनाते हो तो जो लास्ट लाइन में रहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट लाइन में लिखा रहता है उसी से आप लोग को क्या है ना माना जाता है यानी लेट किया जाता है। उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो अगर क्वेश्चन आपके बुक में है तो आप बुक से रिफर कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा जिससे कि आप लोग आसानी हो हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इंग्लिश में कहें तो a rectangular plot has area 528 meter square. The length of the field is more than the breadth of the field is twice and 1 more than the length. यानी कि आपको रिलेशन दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड के बीच में। हिंदी में बात करते हैं, जहां दिक्कत होगा हम लोग इंग्लिश देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा था लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन में लिखा हुआ था हमें लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है तो कभी भी आप यहाँ पे एक्स और वाई मत मानिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसमें आपने देखा कि केवल एक्स दिखता है, वाई नहीं। तो करना क्या है, हम लोग लंबाई चौड़ाई में डिसाइड करना है कि पहले किसको माने। तो आपने ऊपर का एक हेडिंग पढ़ा होगा, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो जिसका बाद में नाम आता है उसको मानना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी काम देगा। जिसका नाम बाद में आता है उसी को पहले मानना है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हम चौड़ाई को पहले मानेंगे। तो माना, सबसे पहले तो आप इसे पिक्चर से समझा दीजिए कि हम बना क्या रहे हैं। तो मेरे पास एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब हुआ, समझिए भूखंड मतलब भूमि का खंड। यानी गांव में मानिए किसी का जमीन है, अब भाई में बंटवारा कर रहा है तो आयताकार यानी चौकोर टाइप का उसका जमीन बांट दिया गया। तो आयताकार जो भूखंड है इसको लिख देते हैं भूखंड है। ये इंग्लिश में से कहते हैं प्लॉट।
ठीक है। तो इसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई कहाँ होता है, लंबा वाला हिस्सा, चौड़ाई छोटा वाला हिस्सा। तो पहले हम लोग जो मान लेते समझिएगा, तो ये आयताकार भूखंड का पहले हम लोग मानेंगे चौड़ाई। क्यों चौड़ाई पहले मानेंगे, कि हमको पता है कि जो दूसरा बार में नाम आता है उसी को मानते हैं। तो चौड़ाई को मान लेते हैं एक्स। लंबाई चौड़ाई हमेशा मीटरों में होती है, तो एक्स मीटर मानेंगे। अब आपको बोला था जो लंबाई, समझिएगा लंबाई आपका बहुत लॉजिकल है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो एक्स का दुगना होता है 2x, एक अधिक मतलब +1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चा सोचेगा कि सर दुगना का अधिक तो 2x हुआ और एक अधिक मतलब फिर x जोड़ देंगे 3x होगा। तो यही गलती नहीं करना, एक अधिक मतलब एक नंबर अधिक है, ठीक है, x नहीं। क्लियर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक आयताकार भूखंड है जिसका लंबाई चौड़ाई का दुगना से अधिक है, तो पहले चौड़ाई को x मानेंगे, लंबाई ऑटोमेटिक दुगना से अधिक हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा होता कि चौड़ाई को हम लोग मानते हैं x और बोलता है लंबाई 5 गुने से 1 कम है, तो 5 गुना मतलब 5x और 1 कम मतलब -1 लिखते हैं। 4 कम है तो -4। ये बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। फिगर में उसको दिखा दीजिए, लंबाई के प्लेस पे 2x+1 और चौड़ाई के प्लेस पे x। अब इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ उसका यूज कीजिए, बन के तैयार हो जाएगा सवाल। एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ आपका, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्न से हम लोगों के पास क्या पता है, क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा आपको कि क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 528 मीटर स्क्वायर। ये फिगर कैसा है, तो आप जानते होंगे कि ये वर्ग नहीं आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L×B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका नंबर्स होता है उसको 1-2 बार कॉपी कर लेना चाहिए, और जहाँ क्षेत्रफल है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जितना ज्यादा याद रख सके इसे रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बहुत इंपोर्टेंट होता है, आने वाले भविष्य में आपको काम देगा। और आयत का क्षेत्रफल याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं आपको, इसको राइम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ट्रिक तो बहुत सारा होता है, जैसे कि अगर किसी को आयत का क्षेत्रफल याद नहीं होता तो राइमिंग बैठा लीजिएगा। राइमिंग है आपका, खटते हैं भैया खटाती है भुजाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आप चाहे जैसे भी याद कीजिए, बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई। जहाँ लंबाई है वहाँ क्या डालेंगे, देखिए बताइए, 2x+1, और जहाँ चौड़ाई वहाँ क्या डालेंगे, केवल x। मल्टीप्लाई आई होप आप लोग सीख चुके होंगे, करना तो नहीं चाहिए बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम बना देते हैं। तो x×2x होता है 2x², x×1 होता है x। नंबर को इधर लाइएगा तो बन जाएगा -520 = 0। यही खुशकिस्मती वाली बात है कि इसमें केवल आपको इक्वेशन आगे छोड़ देना है, सॉल्व करने का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। आप बुक से आंसर भी बना सकते हैं, आपको मैं आंसर से डिस्प्ले कर दूंगा जिससे आप चेक कर ले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब हम लोग बनाएंगे सेकंड और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, कोशिश करेंगे इसी में ये कंप्लीट हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका लगभग ऐसा ही है, समझिएगा उसको। तो ये था आपका 2 का 1, अब हम लोग चलेंगे 2 का 2 में, 2 पार्ट लग जाएगा। देखिए 2 का 2 क्वेश्चन आप समझिएगा। 2 का 2 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ध्यान समझिएगा, धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो एक वर्ड आया आपके लिए क्रमागत, आप इसे कहीं पे नोट कर लीजिए। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। आई रिपीट, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, जिसका मतलब हुआ अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो 3 बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब आपको बोलेगा क्रमागत संख्या तो आप 1-1 बढ़ाइएगा, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर बोलेगा क्रमागत सम संख्या तो 2-2 बढ़ाना पड़ेगा। सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, हर बार 2 बढ़ता है। अब बोलेगा क्रमागत विषम संख्या तो विषम संख्या स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, इसमें भी 2 बढ़ता है। तो आप कॉपी में इस टाइप से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि नोट आपको बहुत काम देता है। कि क्रमागत इंग्लिश में से कहते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो अब हम लोग समझना है कि क्रमागत में क्या क्या करना। अगर क्रमागत संख्या बोलेगा तो हम लोग जान जाते हैं क्रमागत संख्या में 1-1 बढ़ता है। जब भी क्रमागत संख्या लिखा रहेगा, क्रमागत पूर्णांक कुछ भी, तो आप पहला संख्या का x मानिएगा, दूसरा संख्या का x+1 मानिएगा। रीजन, क्योंकि क्रमागत संख्या मतलब 1-1 करके बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा क्रमागत के बाद सम बोलेगा तो समझ जाइए सम मतलब पहला x मानेंगे, दूसरा x+2 मानेंगे। रीजन, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 2-2 बढ़ता है। एंड द लास्ट, अगर आपको क्रमागत विषम संख्या लिखा हुआ रहेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा आगे, तो उसमें भी सेम करिएगा, पहला x और दूसरा x+2। इसमें थोड़ा बच्चे लोग करते जाता है कि विषम संख्या में x+2 क्यों करते हैं। तो विषम संख्या ध्यान दीजिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 होता है। इसका मतलब कि 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्रमागत संख्या का रीजन जानेंगे। अब ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है कि 1 लाइन का क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको पिन कमेंट में होमवर्क भी देंगे और आप आंसर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको आसानी से मिल जाएगा समझने को। बोला है 2 क्रमागत पूर्णांक, देखिए पूर्णांक भी संख्या होता है, 2 क्रमागत पूर्णांक का योग दिया शायद क्या, गुणनफल 306 है।
रिपीट, दो क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल 306 तो गुणनफल बाद में इस्तेमाल कीजिए, पहले समझिए। दो क्रमागत पूर्णांक है तो क्रमागत पूर्णांक मतलब संख्या दिया हुआ तो पहला को x मानना होगा, दूसरा को x प्लस 1। ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि जब भी आपका दो संख्या देगा तो इसमें एक होगा पहली संख्या, एक होगा दूसरी संख्या। फर्स्ट नंबर को x मानना है और सेकंड नंबर को x प्लस 2। आपको ये भी पता होना चाहिए कि x ही क्यों मानेंगे, x के बाद x प्लस 2 क्यों नहीं मानेंगे, x प्लस 1 ही क्यों मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रमागत केवल पूर्णांक बोला, क्रमागत सम पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं बोला। सम विषम बोलेगा तो x प्लस 2 लेना। क्लियर? अब आपके पास कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं है, पहला संख्या है, दूसरी संख्या x प्लस 1 दिमाग से। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, तो क्वेश्चन में दिया हुआ गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ 306। अब सब बच्चों को पता है कि 306 क्या है गुणनफल, तो गुणनफल मतलब दोनों संख्या गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, x को x प्लस 1 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप का प्लस में नंबर तो ब्रैकेट देते हैं। अब आप लोग इसको अच्छा सॉल्व करिएगा, वो एक लाइन में देखिए कैसे, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, x इंटू 1 होता है सिर्फ x, और नंबर भी लाइएगा तो हो जाएगा -306 इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा 0। और आप कंफर्म कर लीजिएगा आंसर से कि यही इसका आंसर है। पूरा एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन बच गया, जो आगे के पार्ट में आपको हम सिखा देंगे। तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से समझिएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए, तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम के आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपका सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इंग्लिश में कहें, रोहन्स मदर इज 26 years more than Rohan. After 3 years, we have to find the age of Rohan if their प्रोडक्ट इज 306। हम लोग को ये सवाल का 360, अगर हम लोग इसका सवाल का जवाब चाहिए तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा। क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हम लोग को यहाँ पे रोहन की माँ की आयु का कंपैरिजन दिया होगा। जब भी कंपेयर हो तो जैसा आपने पढ़ा था, हमेशा बाद की संख्या को पहले मानना होता है। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु रोहन से कितने वर्ष बड़ी, 26 वर्ष। तो पहले हम रोहन को मान लेंगे, तो माना रोहन की आयु बराबर, माना रोहन की आयु बराबर कितने वर्ष, तो हमेशा मानने के लिए हम लोग करते हैं x वर्ष। तो रोहन की आयु यानी कि उम्र हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है कि उसकी मम्मी की आयु कितनी होगी, यानी मदर्स एज पूछा गया है। तो रोहन की माता जी की जो आयु होगी उसे हम मानेंगे कंपैरिजन से। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 लास्ट में डालना होगा वर्ष। अब उसके बाद हम लोग को करना होगा प्रश्न से। तो प्रश्न से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 3 वर्ष के बाद, तो आप लोग यहाँ पे नया टाइटल मिला 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद ये पश्चात, तो 3 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि सभी जो पर्सन हैं वो 3 साल बड़े हो जाएंगे। तो आफ्टर 3 इयर्स में हम लोग समझेंगे कि क्या चेंजिंग होगा। तो रोहन जिसको हमने क्या माना है x वर्ष, वो बन जाएगा आपका x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बड़ा हो गया। उसकी माता जी जो थी 26 वर्ष, x प्लस 26 हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज x प्लस 29 वर्ष। तो आपको इसी का यूज करना है। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, तो अब हम लोग के पास टाइटल के हिसाब से मिल गया है इक्वेशन का परफेक्ट। अब हम लोग को जानना है कि आगे क्या दिया होगा। तो अगर आप चलिएगा प्रश्न से, तो प्रश्न से बोला गया है कि उनकी आयु का योग 360 है, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना, तो दोनों को आपको गुना कर देना है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू क्या दिया हो 360। बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाता है, तो हम आपके लिए इक्वेशन का सोल्यूशन छोड़ देते हैं, क्योंकि आप पक्का इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हैबिट हो गया होगा आप लोग को। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। समय बचाते हुए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर वीडियो का एंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 का 4th क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को एक ट्रेन के बारे में डिस्कस किया गया। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको वो तय करते समय केवल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम कर देती है। तो इस दूरी को जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम होता है तो जो समय है वो 3 घंटा ज्यादा लगता है। बस आपसे लास्ट लाइन पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी रेलगाड़ी की चाल। तो जैसा आप सीख चुके हैं कि जब भी हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है तो हम लोग क्या मानते हैं, लास्ट वाला। लास्ट में क्या बोला गया आपको, रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा मानिएगा। देखिए इसमें नया क्या, दूरी कभी नहीं बदलता बाबू। तो यहाँ पे बोला है कि रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी है, दूरी करनी है 480 किलोमीटर तय। ठीक है, तो इसको सबसे हेडिंग में दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 सेंटीमीटर, 480 किलोमीटर।
ना हम लोग को इसका एक स्पेशल चीज जानना है कि जब गति कम होता है, गति ज्यादा होता है, तो समय क्या होता है। सबको पता है स्पीड कम कर दीजिएगा समय ज्यादा लगेगा, स्पीड नॉर्मल रहने दीजिएगा तो समय ठीक ठाक लगेगा। स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस हिसाब से चलेंगे। तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जो टाइम का अंतर है वो क्या है आपका 3 घंटा 3 आवर। तो हम समझेंगे कि 3 घंटा टाइम जो होगा वो 2 तरह के टाइम को घटा कर रहेगा। डिफरेंस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ टाइम, हिंदी में समय का अंतर 3 घंटा। तो हम समय का अंतर मतलब T1 माइनस T2 को T3 मानते हैं, पहला समय माइनस दूसरा समय। तो पहला समय ज्यादा होगा, ज्यादा समय कब होता है जब स्पीड कम होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि ये स्पीड क्या है आपका कम बोला है। तो बताइएगा अगर हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा समय और दूरी बटा 4। तो उस हिसाब से टी का फॉर्मूला अगर होता है d/s डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम कहेंगे पहला टी के लिए डिस्टेंस कितना होगा 480 और टाइम कितना होगा, सॉरी स्पीड क्या होगा। तो ज्यादा समय लेना है तो स्पीड कम कर देंगे x माइनस 8 क्वेश्चन अकॉर्डिंग, और इसका भी डिस्टेंस 480 और स्पीड क्या होगा नॉर्मल, कम नहीं करना। अगर आपको यहाँ कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो दोबारा समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है, उसका चाल हमको पूछा x मान लिए, क्वेश्चन में बोला 3 घंटा का अंतर है, 3 घंटा मान लिया अंतर, और दोनों तरह के टाइम का अंतर 3 ले लिए। टाइम किससे निकालते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड से। इसमें स्पीड कम क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया है कि स्पीड अगर क्या हो जाए आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब उसके बाद बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हम आधा सॉल्व कर देते हैं बाबू। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 480, बच क्या रहा है यहाँ पे चलेगा कॉमन, तो बचेगा 1/x माइनस 8, यहाँ बचेगा 1/x इक्वल टू 3। कैंसिल करना आपको अच्छा से आता होगा, 3 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 160 टाइम्स में। इसका एलसीएम ले लेना बाबू, तो आ गया आपका x माइनस 8 इंटू एक्स। अब बचेगा ऊपर क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x होता है, x माइनस 8 होता है, बट लिखेंगे प्लस 8। रीजन क्योंकि मैथ में प्लस होता है। इक्वल टू के बाद यहाँ पे कटने का देखा था ना, 160 कहाँ जाएगा नीचे, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको, ऊपर वाले बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x कैंसिल, बचेगा 8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 160। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, सॉल्व करना आप लोग कम है। उसके बाद आप लोग को कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया है, वीडियो का प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप लोग सारा वीडियोस देखिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो समाप्त हो गया है। जिनको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने नोट्स नहीं उतारा ये स्क्रीनशॉट मारा हुआ है, इससे आप लोग नोट्स पूरा उतार लीजिए, ठीक है। और लगे रहिए इस वीडियो के लिंक में, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलते रहेगा।